जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। इस क्लास में हम लोग हिंदी के वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो आप यदि किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती है तो आप अवश्य ही इस क्लास को ले सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है। आधुनिक युग यहाँ पर आप लिख लेंगे, आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है। अब वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक का आपका सही क्रम बताना है। तो बताइए, वैदिक संस्कृत ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी या फिर डी। तो आपको वैदिक संस्कृत से हिंदी का सही विकास बताना है। तो देखिए, ऑप्शन बी और सी तो ऐसे ही कट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो हिंदी पहले ही दे दिया और यहाँ पर अपभ्रंश भी आपका इतना पहले नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए और डी में वैदिक संस्कृत, उसके बाद आपकी लौकिक संस्कृत आती है, इसके बाद पाली आती है, उसके बाद प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद अभट आती है, उसके बाद हिंदी आती है। ठीक है, और यहाँ पर तो आपका अपभ्रंश दूसरे ही नंबर पे दे दिया, लौकिक संस्कृत बाद में दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। आपको बताना है सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। ओष्ठ, ओष्ठ में कौन कौन से आपके व्यंजन आते हैं, वर्ड आते हैं। देखिए, पा, फा, बा, भा, एक आपका मा आता है, इसके बाद ऊ आता है, बड़ा ऊ भी आता है ना। तो ये सारी कैसी ध्वनियाँ हैं, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। इसके बाद कंठ, आप सभी को पता है कंठ में का, खा, गा, घा, या, है ना। इसके बाद छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम और हा से हल, ये भी आपका कंठ ध्वनियाँ हो जाती हैं। इसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य में आपका बिल्कुल सही है टा, ठा, डा, ढा और ये अड़ा, है ना। ये इसी लाइन का रहता है, लेकिन ये पंचमा अक्षर भी इसको बोलते हैं। इसके बाद आपकी ऋषि जो होती है, रसे ऋषि, ये भी आपका आता है मूर्धन्य में, रा भी आता है और ये वाला शा भी इसी में आता है। तालब, तालब में आपकी कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। तालब में आपका चा वाला वर्ग आता है, चा वर्ग, चा वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं वो तालब में होती हैं। जो आपका ये ता, था, दा, धा हैं, ये तालब ध्वनियाँ नहीं हैं। ये कैसी हैं, ये आपकी दंत हैं, है ना। तो यही क्वेश्चन आपके सही हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या समूह सही नहीं है, ये नहीं सही है तालब वाला। तालब में तो चा वर्ग आता है, ये जो वर्ग है ये आपके दंत ध्वनियों का वर्ग है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को आपको बहुत गौर से देखना रहता है। शुद्ध वर्तनी के बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं और गलत भी बहुत विद्यार्थी करते हैं। तो देखिए, धन्यालोक कैसे लिखा जाएगा। धन्या, ध्यानालोक कोई शब्द नहीं होता, धन्यालोक कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, ध्वन्यालोक होता है। क्या, ध्वन्यालोक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लास यदि आप सभी को पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, साथ के साथ, है ना, शेयर भी कर दिया कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा जो विकल्प है वो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। अब पहले तो आप ये देखिए कि भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को आप क्रिया से भी बना सकते हैं, विशेषण से भी बना सकते हैं, सर्वनाम अव्यय से भी बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा को, है ना। जहां पर क्या महसूस करने जैसी चीज हो, उसको टच ना कर सकूं, महसूस कर सकूं, वहां पर आपका भाववाचक संज्ञा होती है। तो देखिए मिठास, बिल्कुल मिठाई से आपका मिठास बना है। चालाक, चालाक व्यक्ति होता है ना। व्यक्ति कैसा है, चालाक है। तो ये उसकी भावना है या फिर ये उसका गुण है। व्यक्ति चालाक है, ये उसकी भावना है, गुण है, या फिर ये उसका विशेषण है। तो बिल्कुल चालाक जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है, ये व्यक्ति की विशेषता है कि वो चालाक है। चालाक क्या है आपका, चालाक एक विशेषण हो जाएगा। राष्ट्रीयता, भाई उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है ना। गुस्सा, गुस्सा, क्रोध, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले विद्यार्थी यहाँ पर सही हो जाएंगे। चालाक जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसी वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। आपको बताना है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। देखिए प्रविशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण शब्द होते हैं जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी क्या विशेषता है कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो अच्छा तो विशेषण है, और अच्छा कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत जो शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण, ठीक। यानी कि बात पर जब जोर दिया जाता है जिन शब्दों के माध्यम से, उन्हें ही विशेषण कह सकते हैं। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, प्रविशेषण कहते हैं उन्हें भी, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, मुझे तो थोड़ी ही भूख है। भूख तो है लेकिन कैसी है, थोड़ी ही है। यानी कि इसमें जो प्रविशेषण है क्या हो जाएगा, थोड़ी ही भूख है, राइट। बच्चे समझदार हो गए हैं। समझदार क्या है आपका, विशेषण है, बिल्कुल। अब समझदार हो गए हैं, कितने, कम, ज्यादा, ये कुछ नहीं लिखा है। समुद्र बहुत ही गहरा है। गहरा तो है, कितना गहरा है, बहुत ही गहरा है, यहाँ भी प्रविशेषण है आपका। आजकल के लोग कुछ ज्यादा ही होशियार बनते हैं। बहुत सही बात है, बहुत होशियार बनते हैं। होशियार तो आपका विशेषण है, और कुछ ज्यादा ही ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी कि प्रविशेषण है, राइट। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। अगर यहाँ भी लिख देता वो बच्चे कम समझदार हो गए हैं या फिर ज्यादा समझदार हो गए हैं, तो वो यहाँ पर भी प्रविशेषण हो जाता, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इनमें से किसी वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जहां पर एक क्रिया तुरंत समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू की जाती है, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। इतना समझ गए, ठीक। अब देखिए, मोहन खेल कर चला गया। गुर्जरों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। भाई लड़ाइयाँ लड़ी, तो यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, यहाँ पर तो दो क्रियाएं हो नहीं रही हैं। लड़ाइयाँ लड़ी, तो यहाँ पर आपका जो क्रिया हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, सजातीय क्रिया। लड़ाइयाँ लड़ी सजातीय क्रिया हो जाएगी। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी इस वाक्य में, इस वाक्य में मच्छियाँ भिनभिना रही हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, और मिमिया रहे हैं, मिमियाना, भिनभिनाना, ये सारे शब्द जो होते हैं ये अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक। यहाँ पर आपकी
अनुकरणात्मक, यहाँ पर आपकी अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। मोहन खेल कर चला गया, देखिए पहले तो वो खेला फिर चला गया, पहले खेला फिर चला गया, तो यहाँ पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, वाक्य में काल बताइए। अब देखिए, अगर यहाँ पर लिखा होता थकावट दूर हो गई है, तो यहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल हो जाता है ना। अगर लिखा होता थकावट दूर हो गई है, बिल्कुल खत्म, तो पूर्ण का भूतकाल हो जाता। अब अपूर्ण भूतकाल में कौन से वाक्य आते हैं, उदाहरण आते हैं, बच्चे खेल रहे थे, है ना, वह पढ़ रहा था, पढ़ रहा था यानी कि अभी भी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है मुझे नहीं पता, तो वो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। थकावट दूर हो गई, यहाँ पर आपका जो काल बनेगा ये आपका बनेगा सामान्य भूतकाल, राइट। भविष्य जैसी कोई बात ही नहीं हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। वाक्य में कौन सा कारक है, वह टेलीफोन पर बात कर रहा है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि में और जो पर विभक्ति है ये किस कारक की है, तो आप कहेंगे ये अधिकरण कारक, में और पर है, में और पर जो विभक्ति है ये किस कारक की है, अधिकरण कारक की है। टेलीफोन पर बात कर रहा है तो क्या यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक कारक पढ़ा है करण कारक, जहाँ पर से या के द्वारा, जहाँ पर कोई माध्यम होता है वहाँ पर आपका करण कारक होता है। देखिए टेलीफोन पर बात कर रहा है यानी कि टेलीफोन से या टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा है, टेलीफोन के द्वारा ही तो बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह के क्वेश्चनों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ना कि सिर्फ आप पर को देखकर अधिकरण कारक सही कर देंगे। समझने वाला क्वेश्चन था, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, कमीज किस प्रकार का शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है, बताइए। कमीज किस प्रकार का शब्द है, तो आप कहेंगे कमीज तो हम बोलते हैं, तो ये देशज हो जाएगा, लेकिन ये देशज नहीं होगा, ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का, तो ये आपका देशज ना होके विदेशज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्ग से बना है, एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में लगे हैं, तो देखिए अध कचरा, अध कचरा में आपका अध उपसर्ग है, अध प्लस कचरा। अत्याचार ये आपका यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, अति प्लस आचार, ई प्लस आ मिलकर क्या बनते हैं, या अति प्लस आचार। इसके बाद असुरक्षित में आ उपसर्ग है। पर्यावरण आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में एक से अधिक उपसर्ग हैं, परि प्लस आ प्लस वरण, ये शब्द ऐसे बनता है, राइट। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।